बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे लास्ट पार्ट देख रहे हैं, सॉल्यूशन। क्या देख रहे थे? सॉल्यूशन। कि कभी दो चीज़ को आप मिक्स करते हो तो उससे बनने वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, या इसी को क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर। और इसी पे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट पार्ट है जहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बनते कैसे हैं, फिर बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। बात करेंगे कि उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। पहले रुक करके समझते हैं कि जब भी आप किसी दो चीज़ को मिक्स करते हो, तो जब दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो होमोजीनियसली मिक्स होंगे या हेट्रोजीनियसली मिक्स होंगे। दो वर्ड आता है जब भी आप किसी चीज़ को मिक्स करोगे। मिक्सिंग ऑफ एनी टू चीज़, टू थिंग्स, इसको क्या बोलता हूँ? मिक्सचर। तो कभी भी मिक्सचर कितने कंपोनेंट को मिक्स करने से बनेगा? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप मिक्स करोगे तो आपका क्या बनेगा? मिक्सचर। वो जो मिक्सचर है वो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो होमोजीनियस फॉर्म में हो सकता है या तो हेट्रोजीनियस फॉर्म में हो सकता है। तो एक फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे होमोजीनियस, दूसरे को बोलेंगे एक को बोलेंगे होमोजीनियस, दूसरे को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। वर्ड से ही पकड़ना। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेज। तुमने जितने भी कंपोनेंट को उस मिक्सचर में मिक्स किए हैं, अगर सारे के सारे कंपोनेंट अगर सेम फेज में आ जाए, होमो का मतलब क्या होगा? बोलो बच्चे, सेम। और जीनियस का मतलब क्या होगा? फेज। इफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर इन सेम फेज, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। और अगर सारे कंपोनेंट अगर सेम फेज में नहीं है, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ये एक मिक्सचर का कौन सा फेज होता है? होमोजीनियस फेज होता है। कौन सा फेज होगा? होमोजीनियस फेज होगा। पक्की बात। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स करोगे और दोनों मिक्स होने के बाद अगर सारे के सारे फेज अगर सेम फेज में आ जाए, तब उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। क्लियर? अब बात करते हैं मिक्सचर में आप कितने कंपोनेंट को डालते हो, कितने कंपोनेंट को डालते हो। अगर आप दो कंपोनेंट को डाल भी सकते हो, जैसे आप सॉल्ट एंड वाटर ले लो। आफ्टर सम टाइम सॉल्ट सॉलिड फेज में होता है, डिजॉल्व होकर के लिक्विड फेज में आ जाएगा। आप शुगर वाटर ले लो, शुगर इनिशियली किस फॉल्ट में होता है? सॉलिड। पानी में डाल दो, डिजॉल्व होकर के किस फेज में हो जाएगा? लिक्विड। तो जो भी सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, मिक्स होकर के क्या आ गए? सेम फेज में आ गए। लेकिन आप क्या करो, वाटर में सैंड पार्टिकल डाल दो, तो सैंड पार्टिकल पहले किस में? सॉलिड। डिजॉल्व होकर भी किस फॉर्म में रहेंगे? सॉलिड के फॉर्म में। तो आपको क्लियरली उसके बॉटम में आपको सैंड पार्टिकल दिखेंगे। तो क्या वो सेम फेज में या डिफरेंट फेज में है? पक्की बात। तो जो अगर सेम फेज में होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूशन होने के लिए जितने भी मिक्सचर में कंपोनेंट है, सबके सबको क्या होना पड़ेगा? होमोजीनियसली होना पड़ेगा। अगर उस सॉल्यूशन में तुमने मिक्सचर में दो कंपोनेंट डाले हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अगर तुमने तीन कंपोनेंट डाले हैं, जैसे तुमने थोड़ा सा तुमने सॉल्ट डाला है, शुगर डाला है एंड पानी डाल दिया है, टोटल तीन चीज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर तुमने चार कंपोनेंट डाला है तो क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन या उस मिक्सचर को ही हम क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी आइदर बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, पेंटानरी सॉल्यूशन, या तुम पॉलिनरी बोल सकते हो। बोलो, है ना? तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है, लेकिन वो मिक्सचर सॉल्यूशन होने के लिए होमोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मतलब सारे के सारे कंपोनेंट सेम फेज में होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग बाइनरी मिक्सचर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? बाइनरी मिक्सचर। मतलब दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा? जैसे सॉल्ट एंड वाटर, तो एक कंपोनेंट होगा जिसका अमाउंट कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तुमको सॉल्यूशन समझ में आया। तुम कहोगे मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस। अब सॉल्यूशन होने के लिए उस मिक्सचर को होमोजीनियस होना पड़ेगा या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस होना। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? कि सारे कंपोनेंट सेम फेज में होगा, तभी वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तभी उसको, उस होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब उसमें भी सॉल्यूशन बाइनरी भी हो सकते हैं, टर्नरी भी हो सकते हैं, क्वाटरनरी भी हो सकते हैं। हम लोग किस सॉल्यूशन की बात करेंगे? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। अब उस दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट को अपन बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? एंड जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन।
अब ये जो सॉल्यूशन है, 2 ही कंपोनेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब रुक करके समझते हैं कि सॉल्यूट कौन सा है एंड सॉल्वेंट कौन सा है। क्या रुक करके समझना है? इसमें सॉल्यूट कौन सा है एंड सॉल्वेंट कौन सा है। तो जो डिजॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे? अब देख लो, शुरू में तुमने सॉल्यूट लिया, ये किस फेज में है? सॉलिड फेज में। ये किस फेज में है? लिक्विड फेज। तो सॉलिड से लिक्विड में चला गया। जब ये भी सॉल्यूट, मान लो सॉल्ट या शुगर जो भी कुछ रहा होगा, जब इस सॉल्यूशन में दे दिए तो इसका क्या हो गया? फेज चेंज हुआ होगा। तो जिसका फेज चेंज हुआ उसी को कहेंगे ना डिजॉल्व हुआ। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तुम्हें कभी पहचानना हो तो 2-3 तरीके हैं। जो डिजॉल्व होगा, जिसका फेज चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और जो जिसमें डिजॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। कभी कभी ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि जो लेस क्वांटिटी में उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको क्या बोलेंगे? तो सॉल्यूट होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला, या तो क्या होना चाहिए? इसका लेस अमाउंट या लेस क्वांटिटी होना चाहिए, और दूसरा इसका क्या होगा? फेज चेंज होगा। उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होगा? अब पहले भी लिक्विड था, बाद में भी किस फेज में रहेगा? लिक्विड में रहेगा, और जिसका अमाउंट क्या रहेगा? मोर अमाउंट। तीसरी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए एक और चीज कही जाती है, ध्यान से समझना। किसी भी मैटर का 3 फेज होता है। कितना फेज होता है? 3 फेज। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी सब्सटेंस 3 फेज में हो सकता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड कौन सा बेटा? 3 फेज? गैस। तो जो सॉल्वेंट है वो भी 3 फेज में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो सॉल्यूट है वो भी 3 फेज में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बोलो हाँ ना। जैसे समझो, एक एग्जांपल ले लो। सॉल्वेंट तुमने पानी ले लो। सॉल्वेंट तुमने क्या लिया? पानी। अब सॉल्यूट, सॉलिड में भी ले सकते हो, चीनी सॉलिड में है। सॉल्यूट लिक्विड में भी ले सकते हो, मिल्क ले लो। और सॉल्यूट गैस के फॉर्म में ले लो, CO2 गैस। अभी भी सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है, सॉल्यूट तीनों फेज में हो सकता है। टोटल 3 अलग अलग सॉल्यूशन बने कि नहीं बने? दूसरा, अब तुम क्या करो? सॉल्वेंट को सॉलिड ले लो। अब सॉलिड के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकते हैं। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकते हैं। तो टोटल तीनों के कॉम्बिनेशन से कितने टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे? 9 टाइप। फिर से बताता हूं। सॉल्यूट, और दूसरा क्या है बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक बार तुमने क्या लिया? लिक्विड। तो इस लिक्विड के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा, इस बार तुमने क्या लिया? सॉलिड। तो इसके लिए 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तुमने क्या लिया? गैस। तो इसके लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टोटल कितने टाइप के बने? 9। आउट ऑफ दिस 9 टाइप अपने को 3 टाइप के ही पढ़ने हैं। कौन सा पढ़ने हैं? और हमेशा तुम्हें वो सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होना चाहिए। सॉल्वेंट किस फेज में? बोलो हाँ ना। तुम्हारे सिलेबस में जो तुमको सॉल्यूशन पढ़ना है उसमें सॉल्वेंट किस फेज में होना चाहिए? लिक्विड फेज का मतलब ये हुआ कि जो फेज ऑफ सॉल्वेंट है वही फेज ऑफ सॉल्यूशन होगा हमेशा। बोलो ना हाँ या ना। जो फेज ऑफ सॉल्वेंट है वही फेज ऑफ क्या होगा? तो अपने को कौन सा उसमें से पढ़ना है? 3 टाइप के सॉल्यूशन को पढ़ना है जिसमें सॉल्वेंट हमेशा किस फेज में होगा? अगर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में तो सॉल्यूशन किस फेज में होगा? लिक्विड फेज में होगा। बोलो ना हाँ ना। क्योंकि फेज चेंज किसका हो रहा है? सॉल्यूट का। क्या सॉल्वेंट का फेज चेंज होगा क्या? नहीं। तो हमेशा अपने को लिक्विड सॉल्वेंट पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? तो सॉल्यूशन भी कौन सा होगा? लिक्विड। इसलिए कई बुक में तुमको हेडिंग लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तुमको सॉल्वेंट का कौन सा फेज पढ़ना है? लिक्विड। ये बात समझ में आ गया? जो सॉल्यूट है ये तीनों फेज में हो सकता है। किस फेज में? इट कैन बी आइदर इन सॉलिड, इट कैन बी आइदर इन लिक्विड, इट कैन बी आइदर इन गैस। तो पहले मैं तुमको बताया व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझ में आ गया? 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर का होमोजेनियस फॉर्म होगा जिसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें हम लोग को पढ़ना है, जिसमें एक पार्ट को सॉल्यूट, दूसरे पार्ट को सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट पे बात करूं तो सॉल्यूशन टोटल 9 टाइप्स के होंगे जिसमें से अपने को 3 टाइप पढ़ना है। कौन सा 3 टाइप? जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होना चाहिए? लिक्विड। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। तो एक बार सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, दूसरी बार लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, तीसरी बार गैस का लिक्विड का सॉल्यूशन। बोलो ना हाँ ना। अब समझो, सॉलिड का लिक्विड में डालोगे तो सॉलिड का फेज चेंज हो सकता है। बोलना हाँ या ना।
तुमने लिक्विड का लिक्विड में डाला तो फेज चेंज होगा क्या? नहीं। मिल्क एंड वाटर दोनों लिक्विड में है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानोगे? तो जो लेस अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे? सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। बोलो। और गैस का भी तुमको लिक्विड में पढ़ना है, बोलो हाँ ना। और जब क्लास 12 में आओगे तो यहाँ पे तुमको टॉपिक भी पढ़ना है, सॉल्युलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। वहाँ पे एक साइंटिस्ट है हेनरी, जिसको हेनरी लॉ से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इन विच one component will lose their identity is called as solute, and another component which maintain their identity is called as क्या बेटा? Solute, and this mixture is called as क्या बेटा? Solution। अगर solution है तो homogeneous होगा, and throughout the solution उसमें solute का amount हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? एक बार पढ़ के देख लो क्या रहा है। Definition of solution: when two or more chemically non-reacting substance are mixed together forming homogeneous mixture, this mixture is called as क्या बेटा? Solution। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, क्या हो सकता है? क्वाटरनरी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग किस सॉल्यूशन की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। हाउ मेनी कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। एक को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। बोलो हाँ ना। और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? सेम। क्यों सेम दिया हुआ है? कि हम लोग टोटल 9 टाइप में से किस टाइप को पढ़ रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन को। क्योंकि हमारा सिलेबस ही कौन सा सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ज्यादा अमाउंट है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ज्यादा अमाउंट है, उसी को क्या बोलते हैं? बोलना कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? जैसे मान लो कि हम सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का मतलब क्या? तुमने उस सॉल्यूशन में क्या लिया? वाटर एंड सॉल्ट। एक चीज और तुमको बताता हूँ, लिक्विड सॉल्यूशन में अगर तुमको कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो तुम सॉल्वेंट क्या लोगे? वाटर लोगे। अगर प्रॉब्लम में या कहीं भी थ्योरी वगैरह में सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो तुम सॉल्वेंट क्या लोगे? वाटर लोगे। क्योंकि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को किसी चीज़ में घुलाने की क्षमता है तो वाटर में ही है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक चीज़ तुम पहले ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में मैंने कहा 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस फेज में है? लिक्विड। ये किस फेज में है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में? अगर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है और इसका फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्या तीनों अलग अलग फेज में मेजर करने के लिए हम सेम ही क्वांटिटी यूज करते हैं मेजरिंग, या अलग अलग यूज करते हैं? बोलो, सेम यूज करते हैं या अलग यूज करते हैं? क्या तुमको किसी सॉलिड को मेजर करना हो तो सेम ही क्वांटिटी यूज करते हो, या किसी लिक्विड को मेजर करना हो तो सेम ही क्वांटिटी यूज करते हो? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अगर समझो कि ये पानी बोतल है, इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दो, क्या होगा? मीठा होगा। शुगर सॉल्यूशन बोलोगे, टेस्ट कैसा होगा? स्वीट, मीठा होगा। जो तुम टेस्ट बोलते हो ना, इसका मीठापन है ना, वही इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। वही सॉल्यूशन का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। उसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो स्वीटनेस है। अब इस वाटर बोतल में जो प्रेजेंट पानी है, इसमें तुमने शुगर डाल दिया, तो अब ये सॉल्वेंट हुआ या सॉल्यूशन हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन का मीठापन कब ज़्यादा होगा? तुम जितना ज़्यादा शुगर डालो उतना ज़्यादा ये मीठा होता जाएगा। समझो? समझो तुमने इस पर कुछ 4 स्पून चीनी डाला होगा। कितना स्पून डाला? 4 स्पून। अब तुम क्या करो कि पानी को हाफ कर दो तो 4 स्पून डालो। किस केस में ज़्यादा मीठा होगा? जितना कम पानी में जितना ज़्यादा चीनी दोगे उतना ज़्यादा मीठा होगा। पहले केस में क्या था कि इसमें इतना पानी है, तुम इसमें क्या डालो? 4 स्पून शुगर डालो, इसका कुछ ना कुछ मीठापन होगा। दूसरा एक ऐसा केस पकड़ते हैं कि आप पानी हाफ कर दो और चीनी अभी भी 4 स्पून ही डालो। किस केस में ज़्यादा मीठा होगा? जब जितना कम पानी में जितना ज़्यादा चीनी दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा? मीठा होगा। कभी भी कोई अगर तुमको शरबत मीठा बनाना है
तो चीनी का अमाउंट क्या रखोगे ज़्यादा, पानी का अमाउंट क्या रखोगे कम, उतना ज़्यादा क्या होगा मीठापन होगा। जितने कम पानी में जितना ज़्यादा चीनी डालोगे उस शरबत का मीठापन उतना क्या होगा ज़्यादा होगा। तो स्वीटनेस, शरबत को मीठा होने के लिए अमाउंट ऑफ चीनी क्या होना चाहिए ज़्यादा, अमाउंट ऑफ पानी क्या होना चाहिए कम। अगर कम पानी डालोगे मतलब कम सॉल्यूशन बनेगा। तो कभी भी जो मीठापन है उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम क्या करोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या बेटा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और उस गिवन अमाउंट में जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही उसका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कब ज़्यादा हो सकता है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो तुमने क्या कहा मीठापन ज़्यादा होने के लिए चीनी ज़्यादा पानी कम, तो अमाउंट ऑफ चीनी ज़्यादा दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन जितना ज़्यादा बनाओगे मीठापन कम होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या अमाउंट ऑफ। तो हमेशा जो मीठापन है या जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का चीनी के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चीनी क्या है सॉल्यूट है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर में क्या बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या हो सकता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन क्या बेटा अमाउंट ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? अब दूसरी बात मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, चूंकि ये सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, और किसके फॉर्म में हो सकता है गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो तीनों को मेजर करने की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ये कई फॉर्मेट में हो सकता है। ये सॉल्यूट का अमाउंट किस किस के फॉर्म में हो सकता है, ये जो मैं बार बार बोलता हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये किस फॉर्म में हो सकता है ये वेट के फॉर्म में भी हो सकता है ये किसके फॉर्म में भी हो सकता है ये मोल के फॉर्म में भी हो, अलग अलग यूनिट में हो सकता है। तो चूंकि ऊपर और नीचे का मेजरिंग यूनिट अलग अलग होगा, तो बताओ वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अलग होगा या नहीं होगा, बोलो ना है ना। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन तो निकालेंगे लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। कब? जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट अलग अलग यूनिट में मेजर हो, बोलो ना है ना। तो सब कॉन्सेंट्रेशन ही है, जितने भी हम अलग अलग टर्म्स लेंगे सारे कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं। फर्क क्या होगा कि उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, उसका यूनिट अलग अलग होगा। तो तुमसे पूछे व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो किसी भी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का कितना ज़्यादा पार्टिकुलर अमाउंट है उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आई? अगर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो सकता है, या तो उसके वेट के टर्म्स में हो सकता है, या तो उसके वॉल्यूम के टर्म्स में हो सकता है, या तो उसके मोल के टर्म्स में हो सकता है, या तो उसके नंबर के टर्म्स में हो सकता है। और अगर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा तो फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अलग अलग होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अलग होने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, जो रिप्रेजेंटेशन यूनिट है वो अलग अलग होगा। हाँ या ना? फिर पहली बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मोलरिटी हो सकता है, मोललिटी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कैलकुलेशन है। परसेंटेज कैलकुलेशन में फिर 3 टाइप के होंगे। परसेंटेज, हाँ, वेट बाय वेट या मास बाय, परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तुमको देख के ही समझ में आ जाएगा ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट बाय वेट है तो सॉल्यूट का भी वेट, सॉल्यूशन का भी वेट, बोलो हाँ ना। वेट बाय वॉल्यूम है तो इसका वेट इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसका भी वॉल्यूम इसका भी वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया, व्हाट इज सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया। तो आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है तो उस केस में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तुमको अलग अलग, फिर क्या है पीपीएम जिसको पार्ट्स पर मिलियन, और नेक्स्ट क्या है नॉर्मेलिटी। ये हम लोग अलग से पढ़ते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना,
तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यहाँ जाके पढ़ते हैं। दूसरा, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक दूसरे से लिंक होंगे। अगर तुम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पता करते हो तो बाकी उसी की हेल्प से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब मैं तुमसे क्या बोलता हूँ कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, तुम ध्यान से देखना, या तो मास के रिलेटेड है या वॉल्यूम के रिलेटेड है। तुम कहोगे कैसे, मैं कहूँगा एक पेज पहले आ जाओ। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। तुम कोई चीज़ बढ़ाते हो, अगर मान लो एक चीज़ देख लो, एक फैक्टर है टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर कौन से फैक्टर को इफेक्ट करेगा, मास को या वॉल्यूम को? तो हमेशा टेम्परेचर, तुम जानते होगे टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई चीज़ एक्सपेंड करती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मास तो क्या रहेगा, सेम रहता है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या चेंज होगा? क्या मास में कोई चेंज होगा? क्या नहीं, लेकिन कौन क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? और तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी। तो अगर वॉल्यूम बढ़े तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पढ़ते हैं जिसमें वॉल्यूम आएगा, तो तुम समझ जाना कि वो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगी, चेंज होगी। अब किस में वॉल्यूम आएगा वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये रिमेंबर दैट all these concentration terms are related to one another by knowing the value of one। तुम दूसरे को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए हम लोग एक एक करके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बोलते हैं। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन वाला में। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में तुमको पहले ही बता दिया था 3 पार्ट होंगे। कौन कौन? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हमेशा परसेंटेज है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 100 के रिस्पेक्ट में। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट बाय वेट, या सिमिलरली ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो इसको सिंपल वेट परसेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और वेट को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, W से, तो इसको हम लोग परसेंट W बाय W भी बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes. है क्या ये कॉन्सेंट्रेशन? तो ऊपर में भी क्या लेंगे, वेट किसका, सॉल्यूट, नीचे वेट किसका, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय, लेकिन याद रखना कोई भी सॉल्यूशन हम लोग केजी में नहीं बनाते हैं, तो वेट हमेशा स्मॉलर यूनिट में लेंगे। वेट किस में लेंगे, तो यहाँ पे वेट किस में ले लेंगे, ग्राम। अब चूंकि सॉल्यूट भी सॉलिड है और नीचे सॉल्यूशन का भी वेट क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो इस केस में जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या होगा, वेट ऑफ, ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे सॉल्यूशन हमेशा किसके बराबर होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, तो दोनों के वेट को ऐड करोगे तो तुमको किसका वेट निकल जाएगा, सॉल्यूशन का। अब समझो इसको डिफाइन करना। अभी तो हमें चूंकि कॉन्सेंट्रेशन पता था तो फॉर्मूला लिख लिए, लेकिन समझ में आया क्या, नहीं। अब तुम देखो मान लो किसी सॉल्यूशन का वेट 100 हो जाए, कितना हो जाए बेटा, तो ये 100 ये 100, तो उस केस में जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वही क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट परसेंटेज। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो यही लिखा भी हुआ है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वेट तुम कितना ले लिए 100, तो ये 100 ये 100, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट है उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाय वेट बोलेंगे। हाँ या ना? तो कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो वेट ऑफ सॉल्यूट है उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम एक बात और ले लो, तुमको उससे समझ में आ जाएगी। 30% बाय वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। मैंने क्या दे दिया, 30% बाय वेट ऑफ। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका। अब ध्यान से देखो, 30% बाय वेट दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, वेट बाय वेट 30 दिया हुआ है। तुम क्या करो, वेट ऑफ सॉल्यूशन को 100 ले लो खुद से, तो ये 100 कैंसिल, तो जो वेट बाय वेट है वही वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 30 और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ
100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, बोलो 100 ग्राम ऑफ, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है यूरिया, तो सॉल्यूट क्या हो गया। अब इससे अगर मैं निकालूं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, यूरिया सॉल्यूट हो गया ना 30 ग्राम, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन आ गया, तो ये क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा, तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, तो इधर आएगा तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम हो गया। समझो एक छोटा सा लाइन तुमको देख करके सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन तीनों का इंफॉर्मेशन दे दिया, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना, हर एक बच्चों को समझ में आया। चलो देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितना ग्राम सब्सटेंस है, सॉल्यूट का भी वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, परसेंटेज पूछा है, तो कौन सा परसेंटेज पूछ रहा होगा, वेट बाय वेट। 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ये दिया हुआ है ना, और 25 ग्राम ऑफ, तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 25 ग्राम, अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, दोनों को ऐड कर दे तो तुमसे क्या निकल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तुमको अगर निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो ऊपर वेट किसका सॉल्यूट, नीचे वेट किसका, तो सॉल्यूट का वेट कितना, नीचे सॉल्यूशन का वेट मल्टीप्लाई बाय, क्या तुमको समझ में आ गया, तो कितना हो गया 50/3, अरे बेटा 1 0 से कैंसिल हुआ ना, तो 50/3 क्या बेटा वेट परसेंट आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई। दूसरा कह रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर क्या है वेट, नीचे क्या है, तो ऊपर क्या लेंगे सॉल्यूट का वेट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट किस में अपॉन, नीचे क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय। अब समझो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 हो जाए तो ये 100 ये 100 कैंसिल, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वही क्या होगा वेट बाय वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन में जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वही उसका क्या होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो ये भी लिखा है इट इज गिवन एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, बोलो हाँ या ना। अब इस केस में सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, सॉल्यूशन का क्या है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो ये किस फेज में होगा, किस फेज में होगा, और सॉल्यूट का क्या दिया हुआ है वेट, तो ये किस फेज में होगा, तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा होगा किसके दोनों के फेज को मिक्स करने से बन रहा होगा, मतलब सॉलिड को तुम लिक्विड में डाल रहे हो, बोलो है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये सॉलिड नेचर का है और जो सॉल्यूशन है लिक्विड नेचर का है, तो जो सॉल्वेंट है ये किस फेज में होगा, तो कहता है कि कभी भी किसी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डिजोल्व करते हो, कभी भी किसी सॉलिड को आप कहाँ डिजोल्व करते हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, बोलो ना हाँ ना, याद रखना। ये अगर फेज अलग अलग है तो कभी भी अगर फेज अलग अलग हो, तुम्हारा सॉल्यूट सॉलिड के फॉर्म में हो और जो सॉल्वेंट है वो किस फेज में हो लिक्विड के फेज में, इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ये इक्वल होगा किसके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूट के ऐड करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में, हम कह सकते हैं इस केस में क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन होगा, वेट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना।
अगर तुमको समझो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की टेक्स्ट बोल देता हूँ, 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब बताओ क्या मतलब हुआ, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है तो ऊपर वेट लेंगे किसका, ग्लूकोज का, जिसका मतलब क्या हुआ 40 ग्राम ऑफ क्या है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या हो गया, सोलूट, किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो ना, है ना। तो इस केस में तुमको दो चीज पता चल गया, क्या क्या, एक तो वेट ऑफ सोल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का क्या निकल गया, कह रहा है 40 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 80 ml ऑफ वाटर। तुम 40 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व करो कितना में, 80 ml ऑफ वाटर। तो 40 ग्राम ऑफ तुम्हारा यूरिया ये क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को समझना है। और 100 ml ऑफ वाटर ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ, क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर। कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, क्या निकालना है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम W बाई V, तो ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट, नीचे क्या लेंगे सॉल्यूशन, समझ में। तो ऊपर क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर वाले का भी वॉल्यूम और नीचे वाले का क्या भी लेंगे, वॉल्यूम। तो क्या इसका हो सकता है फॉर्मूला, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में ml, नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में पर 100 ml, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय, अब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, मतलब दोनों सेम फेज में होगा लिक्विड के फेज में। तो इस केस में बताओ मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करोगे तो तुमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा। अब डिफाइन करना हो तो तुम क्या करो, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 100 ले लो, तो ये 100 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो 100 ml सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उसी को उसका क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये लिखा इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल 25% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, 25% बाय वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, इथेनॉल सॉल्यूशन अगर देते, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ बाय वॉल्यूम है, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, मतलब 25 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो 25 ml क्या है इथेनॉल, कितने में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इथेनॉल ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये 100 ml क्या हो गया, तो बताओ ये सॉल्यूट का क्या निकल गया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना 25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 माइनस 25 कितना आ गया 75। अरे बोलो ना, हाँ ना, समझ में आए नहीं, कोई दिक्कत, चलो ये तीनों तुम्हारे परसेंटेज कैलकुलेशन के पार्ट थे, और तुम्हें याद होगा तो लास्ट डे में तुमको ये पढ़ा भी दिया था। कह रहा है 20 ml ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व इन 80 ml ऑफ वाटर, तो तुमको बताओ सॉल्यूट कौन सा, 20 ml ऑफ अल्कोहल ये क्या हो गया सॉल्यूट, 80 ml ऑफ वाटर ये क्या हो गया सॉल्वेंट। तो बताओ सॉल्यूशन कितने ml हो गया 100, और 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वही उसका परसेंटेज वॉल्यूम होगा, सीधा सीधा क्या कह सकते हैं 20% बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल।
बोलो ना, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया? अरे सॉल्यूट कितना 20 ml, सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 20 + 80 कितना 100 ml। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ या ना? इसमें तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। तो 100 ml सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उसी को तो परसेंटेज वॉल्यूम बोलते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20% बाई वॉल्यूम ऑफ। क्या हमारी बात समझ में आई नहीं आई तुम्हें? इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहता है मोलरिटी। क्या कहता है? मोलरिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। इस कैपिटल एम को हम लोग बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं इसको? मोलर। अब ये जो मोलरिटी है ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलरिटी एम है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट, नीचे क्या बेटा? सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। तो ऊपर सॉल्यूट का क्या लेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ। लेकिन ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में। किस में? परसेंटेज तो नहीं है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर समझो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए, कितना हो जाए? तो जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वही उसका मोलरिटी होगा कि नहीं होगा? समझो ये 1 हो गया तो जो मोलरिटी वही, जो मोल है वही मोलरिटी होगा। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को क्या बोलेंगे? उसका मोलरिटी। गलत कह रहा हूँ? देखो ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वही उसकी क्या होगी? मोलरिटी। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? तो ऊपर तो मोल और नीचे क्या आएगा? लीटर। तो यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। ये इसका यूनिट हो गया। कोई दिक्कत? तो मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे किसको? वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला क्या? मोलरिटी n इज इक्वल टू क्या होगा? n बाय v। n क्या है? नंबर ऑफ मोल, v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, m क्या है? मोलरिटी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे तुम? तो मोलरिटी को अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोल निकालने का तुमको ये चौथा फॉर्मूला आ गया। अब तक तुम मोल कैसे निकालते थे? ध्यान से देखो। हाँ बिल्कुल सही है, वेट बाय। दूसरा मोल कैसे निकालते थे? वॉल्यूम अपॉन 22.4 गैस एसटीपी पे। और तीसरा कैसे निकालते थे? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आज नंबर ऑफ मोल निकालने का तुमको चौथा फॉर्मूला निकल गया। क्या होगा? मोल इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में? तो मोल इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन ये कब लगाओगे? कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर, क्योंकि मोलरिटी तो सॉल्यूशन का होगा ना, और वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन। तो अगर कोई सॉल्यूशन के फेज में तुमको नंबर ऑफ मोल पूछ दे तो तुम उस सॉल्यूशन के मोलरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अब समझो तुमको कभी भी क्वेश्चन वेट के टर्म्स में दिया हुआ है। किसके टर्म्स में? वेट। समझो फॉर एग्जांपल W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एनी सॉल्यूट डिसॉल्व इन V ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है जो V ml में क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। तो अब तुमको अगर इसका मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है? इसका निकाल सकते हैं। कैसे?
अब ध्यान से देख लो, मोलरिटी m इज इक्वल टू, ऊपर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट के टर्म्स में क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ पे कितना ग्राम वेट डिजॉल्व है, W ग्राम, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो मोल निकल जाएगा, तो क्या ले सकता हूँ W/m, ये क्या निकला, मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या निकला, मोल ऑफ सॉल्यूट। नीचे में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, मिलीलीटर में, तो क्या कर सकता हूँ, जो वॉल्यूम मिलीलीटर में है उसको मैं 1000 से क्या कर दूँ डिवाइड, बोलो निकला है नहीं निकला, तो क्या निकल गया अपना आंसर, अपना आंसर क्या निकल गया, आंसर मोलरिटी इज इक्वल टू W/m, ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या बेटा 1000 इनटू वॉल्यूम किस में, तुम ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो जब तुमको वेट सॉल्यूट का ग्राम में दिया हो और तुमको वॉल्यूम ml में दिया है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूल W/m ये किसका है, सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो यहाँ पे W क्या है, बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या मोलर वेट भी तुम सही बोल रहे हो, और दूसरा V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में है। अब मान लो तुमसे बोल दूं मैं 1 मोलर सॉल्यूशन, क्या बोल दूं, और इसकी मोलरिटी को ही क्या बोलते हैं, मोलर, तो 1 मोलर सॉल्यूशन कब हो सकता है, ध्यान से समझो, मतलब मोलरिटी को 1 ले लो, अरे 1 मोलर मतलब क्या, 1m सॉल्यूशन, मतलब वो कोई सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो, तो तुम मोलरिटी को कितना ले लो 1, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर कर दो, तो मोल कितना आ गया, फिर से समझना, 1 मोलर सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, तो मोलरिटी कितना हो गया 1, अब तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 कर दो, कर दिया 1, तो एनीथिंग अपॉन 1, एनीथिंग, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम 1, तो मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो गया 1, तो कोई भी सॉल्यूशन का अगर मोलर 1 है इसका मतलब क्या, 1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर, समझ में आया। अगर मैं बोलता हूँ 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ, मोलरिटी 2 हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर ले लो, तो 1 लीटर में जो डिजॉल्व क्वांटिटी जो मोल है वही क्या होगी मोलरिटी, तो अगर तुमसे कह रहा है 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो ही यहाँ बोलना है, नहीं आया समझ में, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलते रहो तो मैं समझाता हूँ। M इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किस में, लीटर में, यही ले सकते हैं, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। अब मान लो किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 2 है, क्या दिया है तुमको, 2 मोलर सॉल्यूशन, क्या दिया है तुमको, 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलरिटी 2 है, तो मोलरिटी की जगह तुम 2 ले लो, मोल ऑफ क्या होगा सॉल्यूट, और मैं कहता हूं वॉल्यूम को पर लीटर ले लो, क्योंकि मोलरिटी डिफाइन ही क्या है, मोलरिटी को हमने डिफाइन कैसे किया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए जो मोलरिटी है वही मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको क्या कह सकता हूँ, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मैं तो समझाना चाह रहा था, समझ में नहीं आया। तो 2 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ डिजॉल्व या प्रेजेंट इन क्या बेटा 1 लीटर ऑफ, अगर मैं बोल दूं 5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब 5 मोल इन 1 लीटर, बोलना क्लियर है, समझ में आए। तो कभी कभी तुमको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी देता है, एक छोटा सा लाइन दे करके तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इन्फॉर्मेशन निकालना रह जाएगा। कभी तुमको बोल दे सेमी मोलर सॉल्यूशन, क्या बोल दे सेमी मोलर, तुमको सेमी मोलर याद नहीं होगा लेकिन तुम जरूर सुना होगा सेमी फाइनल मैच, फाइनल से एक पहले होता है, तो सेमी मोलर का मतलब हुआ मोलरिटी कितना हाफ। अगर तुमसे बोल दे डेसी मोलर, कितना डेसी मोलर मतलब कितना m/10, मोलरिटी कितना 1/10,
बोलते पेंटीमोलर मतलब 1/5 कर लोगे। चलो अब अगर इतना समझ गए तो क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl इज डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, डिटरमाइन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट क्या दिया है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 149 ग्राम। पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है तुम्हारा KCl, तो K का वेट कितना 39 प्लस कितना बेटा कितना हो जाएगा 74.5। तुम क्या करो 35.5 को 40 में ऐड कर दो तो 75.5, 40 39 से ज़्यादा है तो कितना, वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या निकाल सकते हो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, वेट अपॉन, तो वेट कितना 149 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 2 आ गया। गलत कह रहा हूँ, तो अपने को निकालना क्या है, मोलरिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में, तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, कितना बेटा 0.2 m, m का मतलब मोलर, तो इसको ये भी कह सकते हैं 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में नहीं है, कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत, आगे पढ़ा दो या आज यहीं तक रखें। अब देखो इसमें बचा क्या क्या हुआ है, एक प्रॉपर्टी तुमको क्या बचा हुआ है, मोललिटी, दूसरा क्या बचा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, लास्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। और एक और चीज़ बचा हुआ है कि कभी किसी बने हुए सॉल्यूशन में तुम अगर पानी डाल देते हो तो डाइल्यूशन के केस में मोलरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या दूसरा तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, इसने भी एक सॉल्यूशन, तुम दोनों को मिक्स कर दो, तो जब किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का प्रॉब्लम बनता है, जब तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना से चेंज करेगा। तो आई होप बच्चे लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो आप यहाँ तक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ